एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती टॉपर्स क्लासेस में मैं अविनाश सर आप लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। बच्चों उन बच्चों के लिए है जो बोर्ड का इस बार एग्ज़ाम देंगे 10th में, और उसमें क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे वीडियो में कि सर आप 10th का वीडियो बनाइए। 10th के वीडियो को बनाने के लिए जो है हमने बहुत समझ लीजिए ये स्पेशल 10th वाले बच्चों के लिए है। अगर इसका लाभ पॉलिटेक्निक वाले बच्चे ले सकते हैं तो बिल्कुल वो उठाएं, क्योंकि यही सिलेबस पॉलिटेक्निक में भी है और यही आपके हाई स्कूल सिलेबस में ही है। मतलब दोनों का सिलेबस सेम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। और स्पेशली ये 10th वालों के लिए है। यूपी बोर्ड में जो जिस तरह से 2-4 समीकरण पूछे जाते हैं या समीकरणों का कैसे उल्लेख किया जाता है या द्विघात के समीकरण कैसे आते हैं, इन सब पे चर्चा हम करेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ अंत तक। बिल्कुल देखिए बच्चों क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, इसका मतलब देखिए इस पे जितने भी वर्ड्स हैं सबके वर्ड्स के अलग अलग मतलब हैं। आइए हम समझते हैं वर्डों में क्या क्या हमें समझना है। देखिए बच्चों 2 चर का मतलब हो गया कि जिसमें वेरिएबल्स के पार्ट 2 हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स युग्म। युग्म का मतलब वो क्या होता है बच्चों, जोड़ा। मतलब ऐसे समीकरण आएंगे जिसमें आपको जोड़ों के साथ उसका आंसर देना होगा। ठीक है बच्चे, पहला जो इसमें डिफिनीशन है, इसकी डिफिनीशन में शायद बहुपद में बता दिया हूं, पॉलिनोमियल्स में एक बार और देख लेते हैं। ऐसे रैखिक बहुपद जिनमें अज्ञात चरों की संख्या 1 हो उसे एक चर वाली रैखिक समीकरण कहते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए इसमें 2 चर अज्ञात चरों वाले की संख्या 2 हो जाती, तब ये क्या हो जाता आपका 2 चर रैखिक समीकरण। ठीक है बच्चे, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास x + 4 = y दिया है, तो हो सकता है क्या x - y = 4। यहां से आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके कई वैल्यू निकल सकते हैं। हम अगर बात करें x और y के कितने मान निकल सकते हैं, तो वो कई मान निकल सकते हैं। अभी हम आपको मान निकाल कर दिखाएंगे, आप फायदास खा जाएंगे कि x और y के इतने मान हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं बच्चों, कोई उसमें डाउट की बात नहीं है। अगर आप यही से देख लीजिए कि आपके पास x + 4 = क्या है, y है, और x - y = क्या हो जाएगा आपके पास 4। एक वैल्यू ये निकला 4। अच्छा, अगर और बात करें हम यहीं से, तो आप x को मान लीजिए 1 रख लीजिए एक बार, तब भी इसका मान चेंज हो जाएगा। -y = क्या हो जाएगा आपके पास 4 - 1 हो जाएगा 3। तो -y = क्या निकला आपका 3। ऐसे ऐसे कई मान आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मान आप रखते जाएंगे, मानों की संख्या अधिकतम प्राप्त होती चली जाएगी। ठीक, ये तो था हमारा रैखिक समीकरण जिसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब अगर हम बात करें युगपत समीकरण की, युगपत समीकरण क्या होता है बच्चों, ये सिर्फ आपकी समझने की कोशिश है। युगपत समीकरण का पूरे आपके 2 चर वाले रैखिक समीकरण में कहीं यूज नहीं होता है। सिर्फ हम बार बार कहते हैं युगपत समीकरण, युगपत समीकरण। बाकी इसे हम क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारे हाई स्कूल वाले बच्चे हैं वो इसे यूज करने में टिपिकल है। थोड़ा सा युगपत समीकरण टिपिकल है, मैं बताऊंगा जरूर। ठीक है, 2 या 2 से अधिक ऐसे समीकरण जिनमें 2 या 2 से अधिक अज्ञात राशियां हो युगपत समीकरण कहलाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए x + y = आपको दे दिया जाए 4, दूसरा दे दिया जाए x - y = आपके पास 2। ये आपकी क्या है, युगपत समीकरण है। दोनों में ये राशियां क्या है आपकी अज्ञात हैं। या आप ऐसे कह दीजिए ax² + bx + c = 0। ठीक है बच्चे, या कह दिया जाए xy² + zy + c = 0। ये आप सारे के सारे क्या हैं, युगपत समीकरण। इनका हम अध्ययन जो है अपने इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में कभी भी नहीं करते हैं, या सिर्फ हम इन्हें पढ़ लेते हैं लेकिन इनका प्रयोग कहीं हम नहीं करते हैं। अच्छा, अगर रैखिक समीकरण की बात करें तो ये 3 प्रकार से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इसके 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या क्या टाइप्स होते हैं और कैसे उन टाइप्सों को सॉल्व किया जाता है, आइए हम उन टाइप्सों को देखते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में जो हमारा रैखिक समीकरण है उसमें हम उन टाइपों को कैसे समझेंगे। रैखिक समीकरण में रैखिक समीकरण को हम कितने प्रकार से हल कर सकते हैं। रैखिक समीकरण को बच्चों हम 3 प्रकार से हल कर सकते हैं। जो हमारा पहला प्रकार है वो है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा प्रकार विलोपन विधि, तीसरा है हमारा बीजगुणनखंड विधि। मतलब इन तीनों प्रकार में से हम कोई भी एक प्रकार अपनाकर रैखिक समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है कि अज्ञात राशि का मान
पहली वाली समीकरण के अज्ञात राशि का मान दूसरी वाली अज्ञात राशि के मान पर हम रखकर क्या विलोप प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं, रैखिक समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। विलोपन विधि में क्या है कि एक अज्ञात राशि के गुणांक को बराबर, मतलब कोई भी अज्ञात राशि होगी जो पहले वाले समीकरण में होगी उस राशि के गुणांक को बराबर करते हैं और दोनों समीकरणों को जोड़ या घटा लेते हैं। समीकरण अगर पूछ लेता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात अगर करेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम क्या करते हैं कि माना a0 a1 a2 डॉट डॉट a1 an वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब a0 से लेकर an तक, या हम ऐसे कह लें कि 0 से लेकर 1 तक n तक सभी हमारी क्या है, वास्तविक संख्या है। n का मतलब होता है जो लास्ट नंबर दिया हो, या हम कह सकते हैं कि ये अनंत बार जा सकती हैं। n का मतलब दो चीजें होती हैं। तब हम वहां क्या करते हैं कि fx को मान लेते हैं, fx इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a2an x की पावर n, मतलब यहां अगर हम a3 x की पावर 3, a4 x की पावर 4, a5 x की पावर 5 हम मान सकते थे, कुछ भी हम मान सकते थे, जो आपकी मर्जी वो मान लीजिए, को बहुपद कहते हैं। मतलब हमने आपसे एक बात बहुत पहले ही चर्चा कर लिया है, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू अगर 0 कर देते हैं तो हमारा समीकरण हो जाता है, और इस व्यंजक में हम रखते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है, पॉलिनोमियल्स कहलाता है। आपसे कोई भी अगर क्वेश्चन करता है कि बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें बहुत पदों को सम्मिलित कर दिया जाए वो आपका क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। या बहुत से पदों को एक व्यवस्थित क्रम ढंग में रखा जाए तो आपका बहुपद कहलाता है। और जिसकी घात n है, इसमें देखिए सबकी घातें क्या है, इसकी n है, तथा fx इक्वल टू 0 को बहुपद कहते हैं और बहुपद समीकरण कहते हैं। देखिए जब कहीं बहुपद का मान 0 हो जाए तो हमारा किसमें चेंज हो जाता है, समीकरण में। इसीलिए मैं एक दिन ये भी बताया था मेरे पिछली वाली वीडियो में कि बहुपद और समीकरण में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। तो मैंने बार बार आपको बताया है कि बहुपद जो होता है कोई भी व्यंजक नॉट इक्वल टू 0 के होता है तो हमारा बहुपद कहलाता है, और कोई भी इक्वेशंस या कहते हैं कोई भी व्यंजक आपका इक्वल टू 0 हो जाए तो आपका क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। आइए देखते हैं, यदि बहुपद समीकरण की घात में 2 होता, देखिए जब बहुपद समीकरण कब कहते थे, fx इक्वल टू 0 को बहुपद समीकरण कहते थे। अगर इसी बहुपद समीकरण में उसकी पावर 2 कर दी जाए या उसकी घात 2 कर दी जाए तो हमारी क्या कहलाएगी, बहुपद समीकरण कहलाएगी, या द्विघात समीकरण कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएगी। ठीक है बच्चे। आइए इसी में समीकरण के मूल एवं विविक्तर हैं। समीकरण के मूल क्या होते हैं, विविक्तर क्या होता है, आइए देखते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मैंने बार बार कहा है पूरा का पूरा अलजेब्रा आपकी खत्म हो जाएगी और तब तक ये आपका पूरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसको आप अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए। तो अगर इस फंक्शन में हो जहां आपके दो मूल निकलेंगे, कौन कौन से मूल, एक निकलेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और दूसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप ये देखेंगे कि आप अगर इसे दूसरे नाम से जाने तो ये श्रीधराचार्य फार्मूला भी है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप देखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं, विविक्तर कहते हैं, विविक्तर डी मतलब डिफरेंस कहते हैं। और इसी में अगर और हम आगे बढ़ें, और इनका प्रयोग आप देखेंगे पॉलिटेक्निक में भी है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, और ये हाई स्कूल में, यहाँ से आपके बोर्ड में कंफर्म रूप से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है, इसे आप कोई काट नहीं सकता। आपका यहाँ से बोर्ड में 2 क्वेश्चन तो बनने ही बनने तय हैं। अगर आप पहले इसमें और आगे बढ़ें तो मूलों का समांतर माध्य ज्ञात करना होता है। मूलों का समांतर माध्य का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, और अल्फा बीटा क्या होता है, मूलों का योग, जो भी हम बताए थे, अभी फिर समझा दे रहे हैं। इसमें अगर मूलों का हरात्मक माध्य पूछ लेता है तो आपका होता है 2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। आइए इस हरात्मक माध्य को और समांतर माध्य को और अच्छे से समझते हैं। आपको जो सूत्र दिया गया है वो क्या दिया गया है, मूलों का समांतर माध्य क्या है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 दिया है। कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा, मैं बार बार बहुपद में भी इसकी चर्चा किया हूं कि अल्फा प्लस बीटा अगर आपको दिया है तब आपका क्या है, अल्फा प्लस बीटा को लिख सकते हैं मूलों का क्या, योगफल, लिख सकते हो कि नहीं, बटे 2। अब आपसे अगर कोई पूछ लेता है कि मूलों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, मूलों का योगफल, तो बिल्कुल आप बिना हिचक अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस
बी बाई ए। इस माइनस बी को हम क्या लिखते हैं बताइए, माइनस एक्स का गुणांक बटे ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ में आया बच्चे, यही आपका ये मूलों का समांतर माध्य का फार्मूला है। आपके पास जो दूसरा फार्मूला था मूलों का हरात्मक माध्य था, मूलों का हरात्मक माध्य, इसमें हम क्या था 2 अल्फा बीटा पान अल्फा प्लस बीटा, यही आपके पास फार्मूला था। तो चलिए कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है बच्चे, मूलों का हरात्मक माध्य था, ये क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा है क्या मूलों का गुणनफल बटे, और ये क्या है मूलों का योगफल। कुछ नहीं करना है, अब आपको मूलों का गुणनफल का फार्मूला, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या, सी बाई ए, जहां सी आपका क्या है अचर पद बटे ए क्या है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है बच्चे, ये तो रहे सभी आपके बेसिक सी चीजें जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक चर रैखिक समीकरण में पूछा जा सकता है, दो चर रैखिक समीकरण में पूछा जा सकता है, या हम कह ले द्विघात समीकरण में आपका पूछा जा सकता है। आइए अभी जो हमने श्रीधराचार्य फार्मूला बताया उस पे चर्चाएं करते हैं कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से तब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो 0 से तब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो 0 के तब क्या होता है। आइए कहीं जाइएगा मत, आइए समझते हैं हम उसको श्रीधराचार्य फार्मूले। आइए बच्चों, इसमें मूलों की प्रकृति हम देखेंगे। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स में क्या है कि पहले आपकी कंडीशन दी है यदि डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से तो क्या होता है, तो दोनों मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। मतलब उनके अगर दो मूल बी स्क्वायर माइनस 4ac से क्या होते हैं, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा अगर 0 से, तो दोनों मूल हमारे क्या होंगे वास्तविक होंगे और वो क्या होंगे असमान होंगे। अगली जो कंडीशन है हमारी, यदि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो 0 के, तो उनके दोनों मूल वास्तविक होंगे और वो क्या होंगे समान भी होंगे, मतलब वास्तविक भी होंगे समान भी होंगे। क्वेश्चंस किस तरह से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में बनाता है बच्चे, वो क्या करता है कि आपको कह देगा कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के, तो उनके मूल कैसे होंगे, वो दे देगा वास्तविक समान, वास्तविक असमान, या वास्तविक या असमान। तो आपको कौन सा आंसर लगाना है, वास्तविक समान पे। ठीक है, आइए अगले की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे की तरफ। यदि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या होता है छोटा होता है 0 से, तो मूल क्या होंगे वो आपके काल्पनिक होंगे, उनके मूल क्या होंगे वो काल्पनिक होंगे। फिर अगला देखिए, काल्पनिक का मतलब सिर्फ उसे आप इमेजिन कर सकते हैं, वास्तविक मान उसके नहीं हो सकते हैं। यदि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या है छोटा होगा किससे 0 से, तथा पूर्ण वर्ग हो तो मूल उसके क्या होंगे परमीय होंगे। मतलब ये अगर छोटा होगा 0 से तो उसके वर्ग पूर्ण वर्ग होगा और उसके मूल जो होंगे वो परमीय होंगे। यदि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होगा 0 तथा पूर्ण वर्ग ना हो तो उसके मूल क्या होंगे अपरमीय। अगर वो पूर्ण वर्ग होगा तो परमीय होगा, और अगर मूल वर्ग पूर्ण वर्ग ना हो तो वो क्या होगा आपका अपरमीय होगा। ठीक है बच्चे, तो ये तो हमारे मूलों की प्रकृति नेचर ऑफ रूट्स थे। अब आइए इस पे हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन बन रहा है, यदि दो संख्याओं का योगफल 25 हो गुणनफल 144 हो तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। हम लगाते क्या है, माना क्या है संख्याएं, माना संख्याएं क्रमशः आपको क्या क्या दिया है भैया, x व y है, यही आपके पास संख्याएं हैं। कह रहा है कि इन संख्याओं का योगफल मतलब x प्लस वाई इक्वल टू क्या 25 पहला समीकरण, और दूसरा देखिए गुणनफल है तो x y इक्वल टू क्या है 144। ये आपके पास दो समीकरण बन गए हैं, x प्लस वाई का मान दिया है और x y का मान दिया है। बताइए, आपको बीजगणितीय व्यंजक में कुछ चीज़ें बताई गई थी, उसमें आप हमें बताइए कि इसका अंतर निकालना। ठीक है बच्चे, कुछ करना नहीं है। बताइए उसमें क्या आपको बताया गया था। उसमें ये बताया गया था कि x प्लस वाई कहाँ आता है और x y कहाँ आता है। तो इसके लिए आप बीजीय गणित व्यंजक का प्रयोग करिए। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। चलिए जो मान दिया है रख दीजिए, 25 दिया है, 25 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2 गुणे 144, किसी कोई दिक्कत। 25 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, मैंने 5 का वर्ग करके एक तरीका बताया था। सार ट्रिक देख लीजिए बच्चे, जिस भी नंबर्स के पास, जिस भी नंबर के लास्ट में 5 आ जाए तो उसके क्या करते हैं हम, कुछ नहीं, 5 हम 25 कर दीजिए, 5 के आगे क्या आता है, 3 आता है, तो 5 3 क्या हो जाएगा, देखिए क्या करते हैं हम ऐसे नंबरों में जिसके लास्ट में 5 आता है उसमें कुछ नहीं करना है। देखिए 50 हम 25 कर देंगे, और जो आगे संख्या दी है 2 के आगे कितना आता है, 3 आता है, तो 3 और 2 का गुणा कर दिए 625। कितना आ जाएगा 25 का, 625 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 144 का कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एके 2, 288, 288 को इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा 625 माइनस आपका 288 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें से इसमें घटा दीजिए भैया, कितना आ जाएगा 625 में से 288, ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 जाएगा 7, बचेगा कितना यहाँ 11, 11 में से 8 जाएगा 3, बचेगा 5, 5 में से 3 2 गया, वाई स्क्वायर प्लस 144 का कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एके 2, 288, 288 को इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा 625 माइनस आपका 288 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें से इसमें घटा दीजिए भैया, कितना आ जाएगा 625 में से 288, ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 जाएगा 7, बचेगा कितना यहाँ 11, 11 में से 8 जाएगा 3, बचेगा 5, 5 में से 3 2 गया 3, कितना आ गया 337, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या आ गया 337। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें हमें क्या चाहिए था, अंतर चाहिए था ना, तो अंतर के लिए आप अंतर का फार्मूला लगा दीजिए। अंतर का फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर आपके पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही आपके पास फार्मूला होता है। हमें एक्स माइनस वाई स्क्वायर का मान चाहिए, यहाँ दिक्कतें आ रही हैं तो यहाँ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही होता है। एक्स माइनस वाई का हमें मान चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है 337 माइनस 2 गुणे 144, ये हो जाएगा कितना एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर करिए 337 माइनस कितना हो जाएगा 288, 337 में से 288 घटा दीजिए, जो आएगा वो आपका एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वैल्यू बनेगा, ये हो जाएगा 17, 17 में से 8 जाएगा कितना आ जाएगा 9। अब बचा यहाँ कितना भैया 13 हो गया था ना, तो बचा यहाँ पे कितना 12, और 12 में से 8 जाएगा 4, और 2 में से 2 गया खत्म। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 49, ये किसका वर्ग है 7 का, तो 7 का स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना आया 7। और हमें क्या पूछा था, दोनों संख्याओं का अंतर ही पूछा था, तो अंतर कितना आ गया हमारा बताइए 7 आ गया। ठीक है बच्चे, इसी तरह से वो आपके जो है रैखिक समीकरण में क्वेश्चंस बनेंगे। आइए और भी हम कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं और उन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। अब इसमें हम 2-4 क्वेश्चन को देखेंगे, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सिर्फ और सिर्फ हम रैखिक समीकरण के क्वेश्चंस को ही करवाएंगे। आइए 2-4 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है समीकरण एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 योम एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 का हल क्या होगा। तो बिल्कुल कुछ नहीं, देख लीजिए आप, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 दिया है, पहला समीकरण आपके पास, दूसरा समीकरण है। चलिए दोनों को सॉल्व कर देते हैं। देखिए आपके पास मैंने समीकरण हल करने के लिए 3 तरीके बताए थे, कौन कौन सा, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और क्या, बीजगुणनखंड विधि। किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अगर हम इसे देखें तो ये हमारा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई वाई बचेगा क्या बच्चे 2x बराबर कितना हो जाएगा 4, x बराबर क्या आ जाएगा 4/2, तो 2 दूना 4, x का मान कितना आ गया हमारे पास 2, और इसी का वैल्यू ले जाकर समीकरण 1 में रख दें, मतलब x का मान समीकरण 1 में रखने पर कुछ नहीं है, देख लीजिए 1 में आप रख दीजिए इसी का मान कितना है 2, तो हो जाएगा 2 माइनस वाई इक्वल टू 2, ये बचेगा कितना माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा बच्चे 0, y इक्वल टू 0 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y बराबर 0। मतलब यहाँ से हमारा क्या आया, x का मान आ गया 2 और y का मान क्या आ गया 0। यही हमें सॉल्व करना था, ये हमारा सॉल्व हो गया कि विलोपन विधि द्वारा इन्हें आप सॉल्व करना है। ठीक है बच्चे, तो कोई दिक्कत नहीं, समीकरण यही आपके पास क्या है 2x
प्लस 3y इक्वल टू 8। अच्छा हाँ, इसमें यह भी कहा है कि विलोपन विधि द्वारा इसे सॉल्व करना है और बताना है कि हल है या नहीं है। अगर हल है तो सत्य है, अगर हल नहीं है तो वो असत्य है। हल होने का मतलब x और y के दोनों के मान निकलने चाहिए, इन दोनों वेरिएबल्स के मान होने चाहिए। तो देख लेते हैं 4x प्लस 6y इक्वल टू आपका क्या है 7 है, समीकरण 1, समीकरण 2। चलिए यहाँ से देखिए विलोपन में क्या होता था कि, और विलोपन विधि चाहिए कि मतलब हम मानों को क्या करते थे, प्रतिस्थापित करते थे, मतलब सॉरी प्रतिस्थापित नहीं करते थे, उनको किसी भी एक मान को हम उठा लेते थे और बराबर करने की कोशिश। इस मान को अगर हम उठाते हैं तो यहाँ कितने से गुणा कर दें बराबर हो जाए, 2 से कर दें गुणा। तो चलिए कर देते हैं, कितना हो जाएगा भैया, 2 दूना 4x प्लस 2 त्याई 6y और 8 दूना 16। यहाँ देख लीजिए तो है ही है 4x प्लस 6y बराबर 7। यहाँ से आप देखेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा 16 में से 9, 16 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा बोलिए भाई, 9 आ जाएगा, 9 7 16। अब ये जो 9 आ गया और यहाँ क्या आ गया 0, 0 बराबर आपके क्या है 9 है। इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं कि इसका कोई हल, इसका कोई हल नहीं है, अतः यह कथन असत्य है। क्या है भैया, असत्य है। ठीक है, तो ये तो हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने सॉल्व करा दिए। आइए बच्चों देखिए, इस पे आपके कई क्वेश्चंस बनेंगे और किसी भी तरह के क्वेश्चन देखिए आपके आयु से भी रिलेटेड बनते हैं, युगपत समीकरण से बनते हैं, अनुपात समानुपात के बनते हैं। कह देगा वो आयु से रिलेटेड कि दो आदमियों का जो है आयु का अनुपात जो है 5:3 दिया है, उसके पिता में इतनी आयु जोड़ देते हैं तो उसका आयु इतना 2 गुना हो जाता है, या दो संख्याओं का योगफल 15 दिया है, उसका गुणनफल जो है 24 दिया है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे ऐसे आपके कई क्वेश्चन बनेंगे, उन सभी क्वेश्चनों को हम इसके माध्यम से सरल करेंगे। हम जानते हैं आप कई तरह से उसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो हम सॉल्व करके दिखाएंगे वो आपको एक चर, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, विविक्तर, सीधराचार फार्मूले, इन सब का प्रयोग करके मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, इन सब से हम दिखाएंगे बच्चों। तो तब तक के लिए हमारे वीडियो पर आप बने रहिए, देखते रहिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ज्वाइन करिए सरस्वती टॉपर्स क्लासेस बीकापुर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।